Hey everyone, how are you all? Let's start this class. Okay. So पहले हम vocab करेंगे and then we will read our article. So first word is impulsively. इम्पल्सिव वर्ड आपने सुना होगा, है ना। जैसे कहते हैं आई थिंक तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, तुम्हारा डिसीजन इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव का मतलब होता है एक्टिंग सडनली विदाउट थिंकिंग। हमेशा याद रखना है, इम्पल्सिव का मतलब ही होता है आप मतलब बिना सोच विचार किए आप एक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव डिसीजन। सो एक्टिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, आप तुरंत आप एक्ट कर रहे हैं बट बिना सोचे, ठीक है। केयरफुली अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब वही हो गया कि आपने एक्ट किया लेकिन आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि इसका परिणाम क्या होगा उस चीज़ के बारे में आपने मतलब सोचा ही नहीं है। तो इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या कह सकते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर कह सकते हैं। एलवाई लगा हुआ है तो ये क्या हो गया है, ये एडवर्ब हो गया है। जैसे ही इम्पल्सिवली क्विट हिज जॉब विदाउट हैविंग अनदर वन रेडी। मान लो गुस्सा आया बंदे को, इरिटेशन हो गई, तो अभी उसके पास में दूसरी जॉब रेडी नहीं थी, मतलब उसका दूसरा जॉब पे जो भी इंटरव्यू है, जो फाइनल प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन उसने अपनी पहली जॉब को क्विट कर दिया। और वो कैसे, इम्पल्सिवली, क्योंकि बिना सोच विचारे कि कैसे आगे प्रोसीड करेगा वो। तो इस तरीके के डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव। यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमने क्या बताया है, इम्पल्सिवली, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हम बोलते हैं हिज डिसीजन वॉज इम्पल्सिव टू क्विट हिज जॉब, तो वहां पे डिसीजन को बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता। मैनी पीपल इम्पल्सिवली मेक डिसीजंस व्हेन दे आर एंग्री। एब्सोल्युटली, ये तो ह्यूमन नेचर ही है कि इसीलिए बोला भी जाता है कि जब हम लोग बहुत अपने इमोशंस में होते हैं, इमोशन हैप्पी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हमें कुछ भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इम्पल्सिव होता है डिसीजन, है ना। सो मैनी पीपल इम्पल्सिवली मेक डिसीजन। सो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो इम्पल्सिवली डिसीजन बना लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन बना लेते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो इम्पल्सिवली मतलब सडनली, आपने बिना सोच विचार किए। हेस्टीली मतलब जल्दबाजी में। स्पॉन्टेनियसली तुरंत। रेकलेसली मतलब लापरवाही वैसे हो जाता है, विदाउट थिंकिंग। मैं आपको एक काम दे रही हूँ, कल भी हमने एक शब्द पढ़ा था, इम्प्रोवाइजेशन। सो आई होप कि वो वर्ड आपके ब्रेन में क्लिक हुआ होगा जब आपने एक्टिंग सडनली वर्ड सुना तो। बट is there any difference between these two words, or these words are connected with each other? You people have to tell me, and if there is confusion between these two words, then say yes ma'am, we have confusion, and I'll answer your I'll clear your doubt, okay, in the next class. But you have to tell me whether this word is clear to you or not. Okay, so impulsively is acting suddenly but without thinking. Done? Okay. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लिसिटली। अगेन ly लगा हुआ है, सो दिस वर्ड इज अगेन योर एडवर्ब। एक्सप्लिसिट होता है तो अगेन एडजेक्टिव हो जाता। एक्सप्लिसिटली मतलब हो जाता है क्लियरली नहीं है, मतलब सॉरी एक्सप्लिसिटली का मतलब क्लियर होता है, सॉरी एक्सप्लिसिट हो गया मतलब एकदम क्लियर हो गया। इस शब्द को मैं हमेशा जब मैंने लर्न किया तो मैंने किस तरीके से लर्न किया ताकि कभी कंफ्यूजन ही ना हो। इसमें हमें एक्स दिखाई दे रहा है ना, एक्स एक्स एक्स, आप बड़े हैं, आप समझ रहे होंगे, है ना। जब आपका कोई रिलेशन रहा हो और अब वो प्रेजेंट में नहीं है, नहीं आपका नहीं भी होगा, आई होप आप इतने बड़े नहीं हुए कि एक्स लेके घूम रहे हों, आई होप आप अपने वाई में ही हों। बट आपने सुना ही है ना, ये उसकी एक्स है, ये उसकी वाई है, ये उसकी जेड है। सो हम एक्स की बात करते हैं तो मतलब वो उसकी एक्स कैसे हुई, मतलब बाहर जा चुके ना, उसके जीवन में एक्स हो चुकी है, बाहर जा चुकी है। तो कोई चीज़ बाहर तब जाती है जब हमें उसके पूरे काले चिट्ठे समझ में आ जाते हैं, पूरा साफ तरीके से हमें समझ में आ जाता है, तो वो बंदा हमारी लाइफ से एक्स हो जाता है। सो एक्सप्लिसिटली का मतलब एकदम क्लियर एंड डायरेक्ट वे में, है ना, एकदम क्लियर। उसका पूरा नेचर मुझे क्लियरली समझ में आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। नहीं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, ये जस्ट एक लर्न करने का तरीका है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर तरीके से, इन अ क्लियर एंड डायरेक्ट वे, लीविंग नो डाउट और कन्फ्यूजन। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, एकदम क्लियर तरीके से।
गाइड एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन द सेफ्टी रूल्स बिफोर द एडवेंचर एक्टिविटी। तो जो गाइड थे उन्होंने एकदम क्लियरली, मतलब कुछ भी एम्बिगुअस नहीं था, कुछ भी हिडन नहीं था, कुछ भी वेग नहीं था, है ना, उन्होंने एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए थे सेफ्टी रूल्स को एडवेंचर एक्टिविटी को शुरू होने से ही पहले एक्सप्लेन्ड कर दिए थे ना। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है। हम कह सकते थे द सेफ्टी रूल्स वर एक्सप्लिसिटली, अगेन ये हम एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, सेफ्टी रूल्स वर एक्सप्लिसिट, तो वहाँ पे हम ये एडजेक्टिव हो जाता। द मैनेजर एक्सप्लिसिटली आस्क द टीम टू कंप्लीट द टास्क बाय फ्राइडे, मतलब एकदम क्लियरली बोला उन्होंने, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोला है, एकदम क्लियर बोला उन्होंने, क्लियरली उन्होंने बोला भाई टीम को कि कंप्लीट हो जाना चाहिए ये टास्क फ्राइडे तक। डायरेक्टली बोला, कुछ घुमा फिरा के नहीं, एकदम क्लियरली, प्लेनली, स्पेसिफिकली, अनएम्बिगुअसली। एम्बिगुअस का मतलब होता है हिडन, है ना, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल के आए जा सकें, दैट इज थिंग दैट इज एम्बिगुअस। बट एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर है वो चीज़, कुछ भी हिडन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड आपको याद ही हो गया होगा, कहते ना यार इस घर में ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस क्लास में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, तो अन का मतलब विदाउट हो गया, तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना। अनलिमिटेड है वो चीज़, नॉट लिमिटेड मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर में, कोई कंट्रोल नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड पेरेंट्स कौन से होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कंट्रोल नहीं है एकदम, आप मतलब लीनियंट कह सकते हैं हम यहाँ पे उस मैनर में भी। नॉट कन्फाइंड, आप बंधे हुए नहीं हैं, आपको रूल्स वगैरह एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, बाउंड्रीज कंडीशन से आप फ्री हैं। अनलिमिटेड है वो चीज़, अनरिस्ट्रिक्टेड है मतलब अनलिमिटेड है ना, अनकंट्रोल्ड है मतलब वो फ्री है, आप अनकन्फाइंड है, कोई लिमिटेशंस में नहीं है, आप अनरिस्ट्रेन्ड है, आप फ्री हैं आप। सो सोशल मीडिया जो है वो लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म देती है अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए। मीन्स आपके ऊपर में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई चेक नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी चीज़ का लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा एडजेक्टिव। कंफ्यूजन हो कि ये ईडी लगा है तो वर्ब है कि क्या है, बट इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म नाउन है। ये आर्टिकल किसके लिए आया है, प्लेटफॉर्म के लिए आया है, प्लेटफॉर्म के लिए ही ये आपका अनरिस्ट्रिक्टेड आया है। सोशल मीडिया क्या है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, एक स्थान ही तो है, एक जगह ही तो है जहाँ पर हम सब मिल रहे हैं। जैसे कि हम यूट्यूब को बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ सोशल मीडिया ना। सो अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म किसके लिए है, सोशल मीडिया के लिए। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब सोशल मीडिया ही है। सो प्लेटफॉर्म कैसा है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। सो प्लेटफॉर्म को डिफाइन कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और प्लेटफॉर्म नाउन है, और आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए आते हैं। सो प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल आया है, बट आप कहेंगे फिर यहाँ पे एन क्यों लगाया है, प्लेटफॉर्म के लिए तो ए आना चाहिए था। आर्टिकल जो होते हैं वो आते हमेशा नाउन के लिए हैं, बट जो उनका साउंड होता है, मतलब ए आएगा कि एन आएगा, ये आपका डिपेंड करता है इसके नियर बाई शब्द पे। इसके जस्ट बगल में जो शब्द होगा उसी का साउंड ये ले लेगा। सो अनरिस्ट्रिक्टेड की वजह से यहाँ पे आर्टिकल एन हमने लगाया है, बट साउंड इसका लिया है, लेकिन मेन काम इसके लिए है इसका। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब वो जलने वाले से नहीं बात हो रही है। बर्नआउट का मतलब है आप एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुके हैं। आप अब इसमें देखो ध्यान देना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जॉशन के साथ में कि मैम एग्जॉशन भी तो फिर यही होता है ना। एग्जॉशन में क्या होता है, उसमें भी आप एक्सट्रीमली टायर्ड होते हैं, बर्नआउट में भी एक्सट्रीमली टायर्ड हैं, बट डिफरेंस ये है एग्जॉशन जो है ये आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है। जैसे कि आज आप मतलब 2 दिन से आप प्रॉपरली सोए नहीं हैं, फिर आप लगातार काम भी किए जा रहे हैं, तो आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, ना कि बर्नआउट फील करेंगे। बर्नआउट का मतलब क्या होता है, जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जैसे अ लॉन्ग डे एट द ऑफिस में कॉज एग्जॉशन, मीन्स एक ऑफिस में बहुत लंबा दिन गया, मतलब बहुत सारे काम आपने किए, तो आप एक्सट्रीमली टायर्ड फील कर रहे हैं कि अब मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मैं
बहुत थक गया हूँ, सो यू आर एग्जॉस्टेड, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टेड। बट बर्नआउट का मतलब है जब आप सालों से लगातार एक्सेसिव काम किए जा रहे हैं, है ना, आपको आपके मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन में कमी आ रही है, वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ये मेंटल एंड फिजिकल आपका दिखाता है जो बर्नआउट होता है। एग्जॉशन आपका क्या हो सकता है, ये आपका मेंटल होता है और ये शॉर्ट टर्म होता है। वो बर्नआउट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। जैसे आप लंबे समय से पढ़ाई किए जा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप से अब और नहीं पढ़ा जा रहा है, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होने लगा है, 2-3 साल बाद में रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो फिर आपको बर्नआउट वाला स्टेज है, वो एग्जॉशन वाला नहीं है। सो एक्सट्रीमली टायर्डनेस हम एग्जॉशन में भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने ये समझाया। एंड लॉस ऑफ मोटिवेशन, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बर्नआउट की डेफिनेशन है, मोटिवेशन की कमी हो रही है क्योंकि हम लंबे समय से काम कर रहे हैं और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है ना। और कैसा क्यों हो रहा है, कॉस्ड बाय मीन्स रीज़न क्या है, हम लगातार काम कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे स्ट्रेस है हमारे पास, हमारे ऊपर में प्रेशर है हमारे ऊपर में बहुत लंबे समय से, और तो ये लंबे समय से जो हमारे ऊपर में स्ट्रेस, प्रेशर, मोटिवेशन कमी हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, दिस इज योर बर्नआउट। वर्किंग विदाउट प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड वर्क कैन कॉज बर्नआउट, एब्सोल्युटली हो सकता है। सो भाई अगर हम अपनी ज़िंदगी में और काम के बीच में एक लाइन ही ना खींच पाएँ कि हमारी लाइफ हमारे वर्क से डिफरेंट है, तो एक टाइम बाद में हम अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि मैंने अपने जीवन में शायद कुछ अचीव ही नहीं किया, राइट? ऐसा हो सकता है। यस, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लीड टू बर्नआउट। तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, नाउन नहीं, वर्ब है, वर्ब। देखो यहां से मैंने देखा कैन कॉज, नहीं यार नाउन ही है ये, नाउन है ये, नाउन। ओके, द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी। तो आप सोचेंगे मैम लगातार अगर हम प्रोडक्टिव रहेंगे तब भी हमें कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। यस, हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो अगर आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो लगातार प्रोडक्टिव रहने की भी एक कीमत है। क्या है वही समझेंगे हम आज के आर्टिकल में। इंडिया वर्क्स हार्ड, अरे बाबा ये तो कल ही हमने पढ़ा था, हार्ड एंड हार्डली के बीच में है ना, हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे हार्ड क्या है जो मैंने कल आपको बताया था, ये आप ही मुझे बता देना, ये वाला हार्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि यहाँ पे हार्डली लगाना चाहिए था, बता देना, हार्डली है ये, ठीक है, बता देना। इंडिया कैसे मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। इंडिया मतलब इंडिया के लोगों के लिए बोला गया है। स्कूल से लेके, फ्रॉम स्कूल क्लासरूम से लेके ऑफिस फ्लोर्स तक, एफर्ट इज एडमायर्ड एंड एग्जॉशन इज नॉर्मलाइज्ड। यही जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है ये न्यू जनरेशन के साथ में है, जो हम अब जो न्यू जनरेशन है वो समझ रही है, वो अपनी मेंटल स्पेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, विच इज़ लाइक one of the best things I can say about this new generation, and I love it. I am also the part of it. From school classrooms, मतलब इस फ्रॉम एंड टू का पेयर बना हुआ है जो आपको हमेशा याद रखना है। फ्रॉम का पेयर टू से बनता है। फ्रॉम आपका सोर्स दिखाता है कहाँ से वो काम शुरू हुआ और कहाँ तक वो काम होगा। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप मुझे बताना, चलो बचपन से ही पढ़ते आ रहे वही बता देना। ये बस मुंबई से दिल्ली जाएगी, इसको बना लेना, इजी है बट बना लेना फिर भी। सो फ्रॉम स्कूल क्लासरूम से लेके ऑफिस फ्लोर्स तक है ना, हर जगह पे एफर्ट को एडमायर किया जाता है। एडमायर करना मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है। और एग्जॉशन को मीन्स टायर्डनेस को, थकान को नॉर्मलाइज किया जाता है। अच्छा मेरा बच्चा थक गया, वो बड़ी मेहनत की है, लेकिन उसको सेकंड वे में नहीं देखा जाता है, कहीं इसका मेंटली भी तो नहीं टायर्ड हो रहा है।
Long hours are often borne as badges of honor. Rest is postponed. Emotional discomfort is expected to wait. मतलब अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हो तो उसको एक ऑनर की तरह आपको है कि ओ वाओ कितनी देर तक मेरा बेटा काम करता है ना। रेस्ट को हम पोस्टपोन कर देते हैं, चलो मैं थोड़ी देर और काम कर लेता हूँ, मैं बाद में आराम कर लूँगा। और इमोशनली अगर हमें कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसको है कोई नहीं, इसको हम बाद में डील करेंगे। हाँ, कभी कभी ठीक है, बट अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। Somewhere along the way, productivity quietly became a measure of personal worth. Absolutely, this is so true. Not somewhere, it is everywhere. कि मतलब जो प्रोडक्टिविटी है क्वाइटली, मतलब चुपके से, वो एक हमारा मतलब मेजर बन जाती है। उससे नापते हैं आपकी पर्सनल वर्थ को। मतलब आप कितने सक्सेसफुल हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, कितना काम करते हैं, इन सब चीज़ों को लोग आपकी पर्सनल वर्थ बना देते हैं। मतलब आपको क्या इज्जत मिलेगी वो ये चीज़ें डिसाइड करेंगी। Yet many people who appear productive on the outside feel drained on the inside. Oh sorry. मैं इतनी फोकस थी पढ़ाने में कि मेरा साइड में बैग रखा हुआ था, वो गिर गया, मैं एकदम से डर गई। मतलब आई एम सॉरी। येट लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जो हु अपीयर प्रोडक्टिव ऑन द आउटसाइड, मतलब जो बाहर से ऐसा हमें अपीयर हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, प्रोडक्टिव अपीयर हो रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसा फील करते हैं, वो ड्रेन्ड, मतलब एकदम थका हुआ। ओके, येट मतलब फिर भी। अब मैनी पीपल, हम जानते हैं मैनी को हम किसके साथ यूज करते हैं, आपके काउंटेबल नाउन के साथ। और कौन से काउंटेबल नाउन, प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे। पीपल क्या है, आपका प्लूरल नाउन हो गया। सो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसको रिलेट करता है, पीपल को रिलेट कर रहा है। पीपल कैसा है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, अपीयर आया है। ये अपीयर किसके लिए आया है, पीपल के लिए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव क्लॉज है। प्रोडक्टिव, जो आउटर साइड पे अपने प्रोडक्टिव हमें अपीयर होते हैं, वाओ कितना प्रोडक्टिव है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना हार्ड वर्किंग है, बट अंदर से अगर उस इंसान को हम देखें तो वो एकदम कैसा दिखाई देगा, एकदम थका हुआ। फोकस स्लिप होने लगता है ना। अगर आप लंबे समय तक यही चीज़ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को आप साइडलाइन कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को आप साइडलाइन कर रहे हैं, इमोशंस को आप साइडलाइन कर रहे हैं, तो एक लंबे ड्यूरेशन के बाद, है ना, 5-10 साल बाद में फिर आपको दिखेगा आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो रहा है। जो पहले हमारा डेडिकेशन था, जो टारगेट था, अब वो हमको नहीं दिखाई दे रहा। एक कभी हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, कभी लगता है कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में अब। हाँ, स्लीप हमारी सफ़र होने लगती है, हमें नींद नहीं आती है, दिमाग में कुछ चलता रहता है, हम कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने की, उस चक्कर में और दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना। ये लंबे समय तक जब हम अपने इमोशंस को हम साइडलाइन करते रहते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। एंड इवेंचुअली रिलेशनशिप जो होते हैं वो टेंस हो जाते हैं, कहेंगे ये आदमी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। उस चिड़चिड़ेपन के पीछे रीज़न क्या है वो कोई देखना ही नहीं चाहता है। And still the common response is to push harder, work longer and silence whatever feels inconvenient. अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारा कॉमन रिस्पॉन्स क्या होता है कि अरे और कोशिश करो, है ना, और लंबी देर और ज़्यादा देर काम करो, और जो भी आपको इनकन्वीनियंट फील हो रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, उसको उस पर इतना ध्यान ही मत दो, नहीं तो वो और इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या बात होती है, प्रॉब्लम पे ध्यान ना देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मतलब आप उसको इग्नोर कर दोगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो, तो ध्यान तो देना ही होगा हमें। What often goes missing in this conversation is emotional intelligence. तो what often goes missing, often means अक्सर। तो इस पूरे प्रोसीजर में हम जो काम, अपनी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, इस पूरे प्रोसीजर में जो एक चीज़ जो completely missing होती है, and that is your emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हम खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। पहले चलो ये आएगा, हम यहाँ पे बात कर लेंगे।
देखते हैं। द टर्म इज वाइडली यूज्ड टुडे, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म है ये आज वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन मुश्किल से ही लोग इसे समझते हैं एवरीडे टर्म्स में, मतलब हम इसे यूज़ कर रहे हैं बट इसे हम एवरीडे लाइफ में कैसे लेके आए इस चीज़ को लोग बहुत ही कम समझते हैं। It is frequently associated with leadership programs or workplace training, but seldom discussed as a daily life skill. It is frequently associated मतलब frequently मतलब बार बार हम इसे कनेक्ट करते हैं, एसोशिएट होती है ये जब लीडरशिप प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, है ना, जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जाती है, बट हम इसे अपनी एवरीडे लाइफ में लेके ही नहीं आ पाते, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये सिर्फ एक आइडिया है, ये सिर्फ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट इन थ्योरी बट डिस्टेंट इन प्रैक्टिस मतलब थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है जो इसको पढ़ा रहा है, मतलब जो मान लो सपोज करो एक लीडरशिप प्रोग्राम में जो बंदा है जो लीड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, बट वो खुद अपनी लाइफ में पता नहीं उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो लोगों के लिए ना इमोशनल इंटेलिजेंस एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह है, मतलब इट जस्ट idea for them, it is not important in their own real life, they are not able to understand it and they are not using it. Let's see in reality, but अगर हम देखें तो ये एक बहुत डीपली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू, फर्स्ट पॉइंट इज टू रिकॉग्नाइज, पहले आप अपनी इमोशंस को भाई आप पहले पहचानिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करिए व्हाई दैट इमोशन हैज़ अराइजन। फर्स्ट थिंग इज टू बी अवेयर कि आपको अपने खुद की फीलिंग को ही आपको पहचानना है कि मुझे ये फीलिंग आ क्यों रही है ना, फिर उसको समझना है हमें, फिर हमें क्या करना है उसको मैनेज करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना भी आना चाहिए एंड रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट डज नॉट हार्म वन सेल्फ और अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी फीलिंग को इस तरीके से समझें, मतलब आप रिस्पॉन्ड करें कि ना तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएं और ना ही आप दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएं। सेल्फिश नहीं होना है ना। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग इमोशनल नॉर अबाउट suppressing emotions, absolutely this is very important लाइन। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें इमोशनल होना है, नहीं, हमें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है कि इसको हम मैनेज कैसे करें, इसको हैंडल कैसे करें कि मेरा जो मतलब प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। आप अपने आप को अगर आप समझेंगे, अपने इमोशंस को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे यहाँ पे मुझे सदगुरु जी की आपकी इनर इंजीनियरिंग का कोर्स आ रहा है कि हम बाहर की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं लेकिन हमारा जो बॉडी है वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ना। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट बीइंग इमोशनल कि आप इमोशनल हो रहे हैं, इट्स बीन अंडरस्टैंडिंग योर थिंग एंड इट इज ऑल्सो नॉट मीन टू सप्रेस योर इमोशंस। It is about managing inner experience with awareness and responsibility। ये है कि हमारे जो अंदर थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग है, उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम उसको समझ रहे हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, शायद उनको पता भी नहीं होगा लेकिन वो अपनी लाइफ में मतलब क्या बोले कि सबसे जीवन का वाहियात काम उन्होंने कर दिया, वाहियात इन द सेंस कि बहुत बेकार काम कर दिया। वाई? बिकॉज दे आर नॉट इवन अवेयर, कि उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। तो अगर आप इमोशनली अवेयर हैं तो आप ना तो खुद को हार्म पहुंचाएंगे ना आप दूसरे को हार्म पहुंचाएंगे। द पॉपुलर आइडिया ऑफ प्रोडक्टिविटी डज नॉट हेल्प। प्रोडक्टिविटी इज यूजुअली imagined as linear, more hours, more effort, more output। प्रोडक्टिविटी को अक्सर लोग कैसे इमेजिन करते हैं कि एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल पाथ है। लीनियर मतलब एक सिंगल लाइन है, ज़्यादा देर मेहनत करोगे, ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप उसी चीज़ को जैसे एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है, तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना है बट अगर उसको हम स्मार्टली करेंगे तो हम अच्छे आउटपुट जल्दी लेके आ सकते हैं। एंड दिस इज़ स्मार्ट वर्क के अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ओके
Okay. Ignoring emotions does not make them disappear. It only pushes them underground where they continue to influence behavior in less visible way. आप देखो, अगर हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं तो उससे आपके इमोशंस खत्म नहीं हो जाएंगे, मतलब वो डिसअपियर नहीं होंगे, मतलब वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी। आपको अगर एंगर हो रहा है, आपको अगर थकान हो रही है, आपको वीकनेस हो रही है, आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है और आप उसको इमोशन को, आप उस फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, अरे छोड़ो ना यार, तो इससे ऐसा नहीं कि वो चली जाएगी, कि मतलब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ आपकी और एक अंडरग्राउंड बॉडी के अंदर जा रही है, and where they continue to influence behavior in less visible way. Absolutely. अब वो इंसान कभी भी एकदम से बुरा नहीं बनता है, या एकदम से वो डिप्रेशन में नहीं चला जाता है, एकदम से वो स्ट्रेस नहीं लेने लगता है, एकदम से वो छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ने नहीं लग जाता है। हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत लंबा प्रोसीजर रहा होता है। दैट्स वही बर्नआउट था आपका, है ना। तो जहाँ पे फिर ये हमारे बिहेवियर को लेस विजिबल वे में इन्फ्लुएंस करेंगे हमको। अब जब चिड़चिड़ होने लगेगी तब इंसान उसको नोटिस करेगा, बट वो लिटिल वाले बिहेवियर में कोई देख ही नहीं रहा है। इनकंसिस्टेंसी होगी, काम में विड्रॉल होगा, अब लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा, उसका काम करने का मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है, और फिर एकदम से वो इंसान थक जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, मतलब एकदम मेंटली इमोशनली टायर्ड, लाइक अब तो खत्म हो गया। What is often labeled as laziness or lack of motivation is in many cases emotional exhaustion, right? वही अभी हमने बोला कि जिसको लोग आलसी दे देते हैं कि ये तो एकदम आलसी हो गया है, नहीं भाई, वो इमोशनली थक चुका है, उसका बर्नआउट हो गया भाई। उस इंसान को अब समझ ही नहीं आ रहा, मतलब करके क्या ही कर लो, जैसे कि बंदा मेहनत किए जा रहा है। तो इसीलिए जैसे अगर एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की है ना, ऐसा तो है नहीं कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, खूब मेहनत की, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वहाँ पे उस पर चिल्लाने की बजाय, उसको ब्लेम करने की बजाय, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना गुस्सा हमें उस पर आ रहा होगा, उसका लाखों गुना गुस्सा उसे खुद के ऊपर आ रहा होगा, और पता नहीं कैसे कैसे इमोशंस उसके अंदर होंगे, कैसा वो इस समय फील कर रहा होगा। तो उसे तो हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। जब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अपने बच्चे हो रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए, हमारे बच्चे मतलब तुम लोग मेरे बच्चे हो ना, तो मुझे भी समझना चाहिए एज अ टीचर, राइट। At the same time, emotional intelligence is sometimes misunderstood as unrestricted emotional expression. और कभी कभी ना हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि अपने इमोशंस को आप अनकंट्रोल्ड वे में एक्सप्रेस कर दो, मतलब जो मन में आ रहा है वही बोल दो। नहीं भाई, सोच समझ के भी तो बोलना है, ताकि अपने आप को हम समझें बट दूसरे को भी तो हम दुख ना पहुंचाए। भाई एम्पैथी भी होती है, ऐसा थोड़ी है कि अपने बारे में ही बोला, है ना। हम एम्पैथी रखनी है भाई हमको। दिस टू इज़ अ मिसकंसेप्शन, ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है कि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है जो मन में आए वैसा बोल दो। नहीं, उसको अंडरस्टैंड करो, प्रोसेस करो उसको। एक्सप्रेसिंग एवरी फीलिंग विदाउट रिफ्लेक्शन मीन्स विदाउट थिंकिंग कैन स्ट्रेन रिलेशनशिप्स एंड कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस। ऑब्वियसली अगर आप बिना सोचे समझे एक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपके रिलेशंस को ख़राब करेगा और सिचुएशन को और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट करेगा। सो आई बिलीव इन वन थिंग कि आप अगर आपने एक बार वो स्टेप उठा दिया ना, उसके बाद उसको सुधारा तो नहीं जा सकता, मतलब एकदम डिलीट नहीं किया जा सकता ना कि आप उसको इरेज कर दें। तो इसीलिए हर स्टेप को बहुत सोच समझ कर हमें उठाना चाहिए कि मुझे पता है, मतलब लाइफ के बड़े बड़े जो होते हैं, कि मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली अवेयर, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके आगे का कॉन्सिक्वेंस क्या है, आई एम रेडी टू बेयर इट। इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन, डू इट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इम्पल्सिवली कुछ भी कर लें। इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट मीन सेइंग एवरीथिंग वन फील्स, इट मीन्स नोइंग व्हाट टू एक्सप्रेस, व्हेन टू पॉज एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड थॉटफुली रादर देन इम्पल्सिवली। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें जो आप फील कर रहे हैं। इसका मतलब है अपने आप को समझिए। ये भी समझना होता है कि हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, कब हमें अपनी चीज़ों पर लगाम लगाना है, पॉज करना है, और किस प्रकार हम थॉटफुली एक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें रादर देन इम्पल्सिवली। नेक्स्ट करें आगे। यस, अनफॉर्चुनेटली
इमोशनल लिटरेसी इज रेयरली टॉट एक्सप्लिसिटली। एब्सोल्युटली भाई, ये तो बहुत सही, ये तो बदकिस्मती से जो इमोशनली लिटरेसी है, मतलब जो इसकी पढ़ाई है, वो हमें कभी भी नहीं पढ़ाया जाता क्लियर मैनर में। तो कहाँ पढ़ाया जाता है? हम जो हैं वो फैक्ट्स लर्न करते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, कंपटीशन को सीखते हैं कि एब्सोल्युटली कंपटीशन में सिर्फ ये एसएससी, बैंक, यूपीएससी या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं आते, क्लास में हर दिन, है ना। आज एक क्या बोलते हैं, टेस्ट हो रहा है 20 नंबर का, जो इंटरनल टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब कंपटीशन ही। तो ये सब हमको भाई बहुत शुरू में सिखा दिया जाता है, लेकिन अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड करें, स्कूल के बाहर की जो लाइफ है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें हम कैसे डील करें, ये चीज़ें कभी भी हमें एक्सप्लिसिटली तो बिल्कुल ही नहीं सिखाई जाती हैं। एंड नॉट हाउ टू नेम इमोशंस और रिकवर फ्रॉम फेलियर। एब्सोल्युटली कि अभी मैं फील क्या कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिसको हमें समझ ही नहीं आता कि मेरे हो क्या रहा है, मैं फील क्या कर रहा हूँ, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम इस चीज़ से रिकवर कैसे हों। सक्सेस के बारे में सब बात करते हैं, फेलियर के बारे में कोई समझाता ही नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। The consequences are increasingly visible: shrinking attention spans, chronic stress, emotional fatigue, and a sense of constant pressure. This is not a failure of ambition, this is a failure of emotional preparation. और जो इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम हैं, वो एकदम हमें इंक्रीजिंगली, मतलब क्लियरली हमें ये चीज़ें विजिबल हैं। कैसे? जैसे अटेंशन स्पैन है, मतलब लंबे देर तक हम अटेंशन नहीं कर पा रहे, उसमें कमी आ रही है, वो है ना। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब लंबे समय तक जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं, इमोशनल थकान हो रही है, फटीग मतलब टायर्डनेस, और कांस्टेंट जो ये प्रेशर है, ये कोई आपका फेलियर ऑफ एम्बिशन नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा डिज़ायर आपने की और आप उसको अचीव नहीं कर पाए, देन यू आर फीलिंग दिस। इट इज़ अ फेलियर ऑफ इमोशनल प्रिपरेशन, कि हमें कभी इमोशनली प्रिपेयर ही नहीं किया गया कि भाई देखो फेलियर होगी तो दिस इज़ द पार्ट of life and don't worry, we are with you. The simple term we are with you, I think कि ये आधा प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म कर देता है, right? In today's climate of rapid change, digital overload, constant comparison, emotional intelligence is no longer a soft skill. और आज की डेट में तो मतलब जहाँ पे सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, मतलब एक्सट्रीमली डिजिटली हो रखी हैं चीज़ें, रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिजिटल का ओवरलोड हो रखा है, लगातार कांस्टेंट कंपैरिजन हो रहा है, कोई और करे ना करे हम खुद का ही दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं। सो ये जो इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मेरी कहानी उसके कहानी के जैसी नहीं है, सो फिर मेरा रिजल्ट उसके रिजल्ट के जैसा कैसे हो सकता है। हम इन चीज़ों को, ये छोटी सी चीज़ को भी समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तभी तो हम लगातार कंपेयर करें ना। सपोज आज आप एक पर्टिकुलर एज में हो, आपकी एज का दूसरा बंदा है, आप देख रहे हो वो वहाँ पहुँच गया, आप यहाँ रह गए, बट आप दोनों की स्टोरी सेम नहीं थी ना, आपकी कहानी एक जैसी नहीं है, आप सेम नहीं हो, आपकी फैमिली एक नहीं है, आपका बैकग्राउंड एक नहीं है, तो स्टोरी एक कैसे हो सकती है ना। बहुत मैटर चीज़ें करती हैं, बट हम ये चीज़ को हमें कोई सिखा नहीं रहा, हमें कोई बोल नहीं रहा, तो ये एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, मतलब ये बस आ गई वो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट की तरह, वैसे ही ये आपका मैथ्स सब की तरह इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस को भी समझना ये एसेंशियल है एक क्लैरिटी एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस डेफिनेटली इज नेसेसरी। कि सक्सेस का डेफिनेशन इज नॉट अबाउट कि आप कितना ऊंचे अचीव हो गए। सक्सेस का मतलब ये है कि आप किस प्रकार अपने जीवन को जिए हैं। While individuals may not control the pace at which the world moves, they do have some control over how consciously they move within it. Absolutely कि individuals का जो है वो हमारा कंट्रोल नहीं है कि दुनिया किस तरीके से किस स्पीड पे मूव कर रही है, बट कॉन्शियसली मतलब हम मेंटली इस चीज़ में अपने ऊपर कुछ कंट्रोल रख सकते हैं कि हम इसके साथ में कैसे मूव कर रहे हैं। Paying attention to emotional life is not a distraction from productivity. It is what allows productivity to endure. Paying attention to emotional life मतलब अगर हम अपनी इमोशनल लाइफ को अटेंशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोडक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम काम करने से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लंबे समय तक कंटिन्यू रख सकते हैं। एब्सोल्युटली अगर आप इमोशनली अवेयर हैं अपने थॉट्स के बारे में, सामने वाले के बारे में,
चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें मल्टीपल टाइम अगर आप फेलियर भी आ जाएगा फिर भी आपके पास में उतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि आप खड़े हो सकें। बट अगर आप इमोशनली अवेयर नहीं है तो फिर चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हैं। आप जानते ही हैं, मुझे वो शब्द यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फेलियर के बाहर भी एक दुनिया है और ये चीज़ भी हमें शुरू से ही अपने आप को बोलते रहना चाहिए। ठीक है, सो चलिए ये हमारी क्लास हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। बहुत अच्छा पैसेज था, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से भी देखें या अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो। सो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना है, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय एवरीबॉडी।